हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन किरोशा नर्सिंग एकेडमी। इंटेग्यूमेट्री सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हमने उसकी जो लेयर्स वगैरह होती हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी कर दिया था और सोरियासिस के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। नेक्स्ट कुछ और डिसऑर्डर हैं स्किन से रिलेटेड जिसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्किन डिसऑर्डर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके अंदर सबसे पहला आता है फंगल इन्फेक्शन। आपने सुना होगा बहुत से लोगों को फंगल इन्फेक्शन वगैरह होते रहता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फंगल इन्फेक्शन, टीनिया कार्पोरिस और रिंग वॉर्म, ये होते हैं वो फंगल, किसी फंगाई की वजह से ये इन्फेक्शन होते हैं, किसी फंगस की वजह से। ओके, तो फंगल है वो एक फंगल इन्फेक्शन ऑफ बॉडी विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्कैलिंग, itching and painful lesion on any part of the बॉडी। जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर ईचिंग बहुत ज्यादा होती है। इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम के पर्पज से कि फंगल इन्फेक्शन जो होता है बॉडी के ऊपर, उसके अंदर क्या होता है, पेनफुल लीजन एक तो होते हैं और उसके अंदर ईचिंग, हमको बार बार ईचिंग आती है और उसके अंदर फिर पेन भी फील होता है। ओके, किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट पे ये हो सकते हैं फंगल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है फंगाई आर most likely to produce disease in patient whose immune defense are compromised। ठीक है, ये जो फंगस इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, रिंग वॉर्म, टीनिया कार्पोरिस, ये सारे जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो उन पेशेंट को ज्यादा होने के चांसेस होते हैं जो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। इसका मतलब जिनकी इम्यूनिटी लेवल बहुत ही ज्यादा कम है, जैसे एड्स वाला पेशेंट हो गया, कैंसर का पेशेंट हो गया, उनमें इम्यूनिटी लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। इस वजह से ऐसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसके अंदर स्केलिंग, उसके अंदर इचिंग होती है और बॉडी के किसी भी पार्ट में ये हो सकता है और ये पेनफुल लीजन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि फंगल इन्फेक्शन के जो लीजन होते हैं वो कैसे होते हैं, पेनफुल होते हैं, यानी कि पेन देते हैं और इचिंग आती है, बार बार उसके ऊपर इचिंग आती है। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन जो होता है उसके कुछ टाइप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप के अंदर पहला टाइप आता है टीनिया क्यूरिस या जॉक ईच। आपने सुना होगा इसके बारे में कि टीनिया क्यूरिस और जॉक ईच, फंगल इन्फेक्शन इनटू स्किन फोल्ड ऑफ ग्रोइन। हमारा बॉडी के अंदर जो ग्रोइन एरिया होता है वहां पे ये इन्फेक्शन जो होता है जॉक ईच या टीनिया क्यूरिस ये ज्यादा देखने को मिलता है, जहां पे स्किन के फोल्ड जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। दैट मीन्स ग्रोइन का जो पार्ट होता है वहां पे स्किन फोल्ड ज्यादा होते हैं, तो वहां पे हमें ये इन्फेक्शन टीनिया क्यूरिस या जॉक ईच जो है वो वहां पे मेनली हमें ग्रोइन के अंदर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टीनिया पैडिस और एथलेट फुट। ओके, टीनिया पैडिस और एथलेट फुट, फंगल इन्फेक्शन बिटवीन टोज। बिटवीन टोज जो होता है, टोज के अंदर, उसके बीच के अंदर ये फंगल इन्फेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं टीनिया पैडिस और एथलेट फुट। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है कि टीनिया पैडिस जो होता है और एथलेट फुट होता है, इसके अंदर फंगल इन्फेक्शन कहां पे होता है, तो ये टोज के अंदर होता है, बिटवीन टोज। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे टीनिया अनग्यूइनम और ओनिकोमाइकोसिस। ठीक है, ये भी फंगल इन्फेक्शन है जो कि नेल्स के अंदर, जो नेल्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ओनिकोमाइकोसिस है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। ये टर्म्स दे देंगे, इसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइगर कैपिटिस। टाइगर कैपिटिस यानी कि फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्काल्प। जो स्काल्प का एरिया होता है वहां पे अगर फंगल इन्फेक्शन होता है, ऐसा हमें देखने को मिलता है, जहां पे स्कैलिंग, पेनफुल लीजन या इचिंग वगैरह हो रही है स्कैल्प के ऊपर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टाइगर कैपिटस। ओके, तो ये कुछ टाइप थे फंगल इन्फेक्शन के जिसके अंदर ये जो टीनिया क्यूरिस या जॉक ईच है ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली इसके अंदर से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से एरिया के अंदर ज्यादा होता है, जहां पे स्किन फोल्ड होते हैं और ग्रोइन एरिया के अंदर ये ज्यादा होता है। देन टीनिया पैडिस और एथलेट फुट है, ये टोस के अंदर ज्यादा होता है। और ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ओनिकोमाइकोसिस, ये नेल के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं ओनिकोमाइकोसिस। देन टाइगर कैपिटस, फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कैल्प, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है। और फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्रॉस्ट बाइट। ओके, फ्रॉस्ट बाइट की हम लोग बात करें,
फ्रॉस्ट बाइट ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है जिसमें क्या होता है कि सीवियर डिजीज एंड सेल डैमेज कॉज्ड बाय फ्रीजिंग अ बॉडी पार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड रप्चर फ्रॉस्ट बाइट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सीवियर टिश्यू जो होते हैं, टिश्यू और सेल इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। क्या कब डैमेज होते हैं, जब हम किसी बॉडी पार्ट को, जब भी कोई डेड बॉडी वगैरह होती है, अगर किसी बॉडी पार्ट को हम फ्रिज के अंदर रखते हैं तो उस टाइम, मतलब बहुत ही ठंडे एनवायरमेंट के अंदर रखते हैं तो उस टाइम पे ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कि आपने एक पढ़ा होगा कि एक बार एक सोल्जर था जो कि बहुत टाइम तक उसकी डेथ कैसे हुई पता ही नहीं चला, लेकिन वो बर्फ जो होता है जहां पे वो लोग काम करते हैं उस जगह पे उसके अंदर धंस जाने की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो क्यों हो गई, क्योंकि उसको फ्रॉस्ट बाइट हो गया था, इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो ये फ्रॉस्ट बाइट जो होता है वो अगर एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर हम किसी पेशेंट को या किसी पार्ट को हम रखते हैं, बॉडी के पार्ट को, उस टाइम जो इंफेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट बाइट। ओके, तो ये जो होता है मेनली फिंगर्स, टोज, नोज, ईयर ऑफ्टन आर अफेक्टेड। मेनली जो होते हैं फिंगर्स, टोज, नोज और ईयर, ये सारी चीजें इसके अंदर अफेक्टेड होती हैं। एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट में रखने की वजह से सेल और टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रॉस्ट बाइट ये डिजीज जो है वो होती है, जो फिंगर, टोज, नोज और ईयर इनको ज्यादा अफेक्टेड करती है। ठीक है, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले इसके अंदर पैरेस्थेसिया होगा। पैरेस्थेसिया का मतलब होता है टिंगलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन या प्रिकिंग, प्रिकिंग सेंसेशन फील होगा इसके अंदर। किसके अंदर, पैरेस्थेसिया का मतलब होता है टिंगलिंग सेंसेशन या प्रिकिंग सेंसेशन हमें फील होगा। किसके अंदर, फ्रॉस्ट बाइट के अंदर नमनेस हो जाएगा, क्योंकि सेल टिश्यू जो होती है जिसकी इनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से नमनेस फील होता है। देन पैलर होगा, स्वेलिंग होगा और पेनफुल होगा ये भी। ठीक है, देन इरिदमा होगा और सम टाइम ऑफ ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी इसके अंदर हो सकता है। फ्रॉस्ट बाइट के अंदर ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम के पर्पज से कि इरिदमा और कभी कभी ब्लिस्टर फॉर्मेशन कौन से के अंदर होता है, तो वो फ्रॉस्ट बाइट के अंदर हो सकता है। देन सेल टिश्यू जो होते हैं जिनकी जो डैमेज हो जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो सकता है। और अगर प्रॉपर जो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएंगे, अगर ये फ्रॉस्ट बाइट बहुत ज्यादा हो गया तो जिसकी वजह से सेल टिश्यू जो होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है और वो प्रॉपरली ऑक्सीजन कैपेसिटी उनकी जो होती है वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से नेक्रोसिस और धीरे धीरे अगर सीवियर कंडीशन हो जाएगी तो गैंग्रीन तक भी ये जा सकता है। नर्व और उन सब चीजों को भी ये डैमेज कर सकता है, उसमें इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके मैनेजमेंट कैसे करेंगे, फ्रॉस्ट बाइट का मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर इसके अंदर रीवॉर्म द अफेक्टेड पार्ट विथ वार्म वाटर बाथ। इसके अंदर क्योंकि कोल्ड एनवायरनमेंट में रहने की वजह से या ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड के अंदर रहने की वजह से सेल टिश्यू डैमेज हो गए हैं, इसीलिए हम उसको रीवॉर्मिंग करेंगे। जो भी अफेक्टेड पार्ट है उसको वार्म वाटर बाथ देना है वहां पे। देन उसका टेम्परेचर जो होता है वो 90 to 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी फ्रॉस्ट बाइट वाला पेशेंट है उसको रीवॉर्मिंग कर रहे हैं तो उस जो पानी यूज करे उसके अंदर वाटर बाथ जब देते हैं, उस वाटर जो यूज करते हैं उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, दैट इज 90 to 107 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 15 to 20 मिनट्स। ओके, 15 से 20 मिनट तक हमें देना है 90 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मॉनिटर फॉर साइन ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कंडीशन इन विच इंक्रीज्ड प्रेशर विद इन अ लिमिटेड स्पेस compromise the blood circulation and function of tissue within that space। जब भी जो भी अगर कोई भी बॉडी का पार्ट से वो ज्यादा प्रेशर के अंदर आ रहा है, मेनली कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो होता है वो फ्रैक्चर वाले पेशेंट को होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अगर किसी स्पेसिफिक बॉडी के पार्ट को अगर ज्यादा प्रेशराइज करेंगे, ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर आ रहा है, तो उसके अंदर कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि टिश्यू जो सेल्स वगैरह है वो प्रॉपर फंक्शनिंग में है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं, ये हमें प्रॉपरली चेक करना जरूरी। कोई साइनोसिस तो डेवलप नहीं हो रहा, गैंग्रीन तो डेवलप नहीं हो रहा, ये सारी चीजें इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर हमें फ्रॉस्ट बाइट में ध्यान रखना जरूरी है। ओके, तो मैनेजमेंट में इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इसको रीवार्मिंग थेरेपी देनी है 15 से 20 मिनट तक 90 to 107 डिग्री
डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर। देन इसके अंदर कंपार्टमेंट सिंड्रोम यानी कि प्रेशर की वजह से कोई ब्लड सर्कुलेशन या टिश्यू फंक्शन तो अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, ये हमें चेक करना जरूरी है, मैनेजमेंट के अंदर ध्यान रखना है। नेक्स्ट डिजीज की हम लोग बात करते हैं स्कैबीज। स्कैबीज की बात करते हैं। स्कैबीज के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि किस वजह से होता है। तो स्कैबीज जो होता है वो ईच माइट की वजह से होता है। सार्कोप्टिस स्कैबाई जो होता है ईच होता है, ईच माइट, जिसकी वजह से स्कैबीज होता है। एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। तो स्कैबीज जो होता है वो किसकी वजह से होता है? सार्कोप्टिस स्कैबाई की वजह से होता है। इंपॉर्टेंट है ये। स्कैबीज इज अ पैरासाइटिक स्किन डिसऑर्डर, ये एक पैरासाइटिक स्किन डिसऑर्डर है caused by infestation parasitic attack। ठीक है, ये जो सार्कोप्टिस स्कैबाई जो पैरासाइट है जिसकी वजह से स्कैबीज जो होता है वो कॉज होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 1 मंथ तक होता है, इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर भी ईचिंग होगी, ओके, इंटेंस प्रिंट और ईचिंग। इसके अंदर क्या होगा? बार बार हमें ईचिंग होगी। मेनली जो स्कैबीज होता है वो किस वजह से होता है, कहाँ पे होता है? फिंगर्स जो होती हैं उनके बीच के अंदर जो बीच का पार्ट होता है वहां पे ये इंफेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, स्पेशली बिटवीन फिंगर विच इंक्रीज एट नाइट। और इंपॉर्टेंट चीज है कि फिंगर्स में ये होता है, उसके अलावा ये नाइट के अंदर इसकी जो ईचिंग है वो बहुत ही ज्यादा होती है बिटवीन फिंगर्स। देन इसके मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर उसके अंदर क्या होता है? स्कैबीज के अंदर अप्लाई टॉपिकल एंटी स्कैबाई जो क्रीम होता है, लोशन होता है, उसको लगाना जरूरी है इचिंग को कम करने के लिए और स्कैबीज को ट्रीट करने के लिए। एंड लोशन सच एज बेंजाइल बेंजोनेट परमेथ्रिन करके एक लोशन आता है, 5% लिंडेन। ठीक है, ये जो होता है, जो लोशन होता है, जो क्रीम होती है एंटी स्कैबाई, इसको अप्लाई करना है। टॉपिकल एप्लीकेशन जैसे क्रीम वगैरह लगाते हैं वैसे इसको अप्लाई करना है जहां जहां पे भी स्कैबीज के जो भी सिम्टम आपको दिख रहे हैं, जहां पे भी, वहां पे जहां इचिंग आ रही है उस जगह पे हमको इसको अप्लाई करना है। एडवाइज्ड क्लाइंट टू वॉश और ऑल बेडिंग और क्लोथिंग इन हॉट वाटर एंड ड्राई अप टू 36 आवर। जो भी पेशेंट जो है जो भी चीज पहन रहा है या उसकी बेडशीट हो गई, ये सारी चीजें जो होती है वो हॉट वाटर में वॉश करनी है अप टू 36 आवर और उसको ड्राई करना है। ये चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। स्कैबीज के अंदर मेनली इसके अंदर इचिंग आती है और फिंगर्स के ऊपर ज्यादा होता है और नाइट टाइम के अंदर ये जो इचिंग है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और सार्कोप्टिस स्कैबाई की वजह से ईच माइट जो होता है पैरासाइटिक अटैक की वजह से स्कैबाई होता है, स्कैबीज जो होता है वो कॉज होता है। ठीक है, मेनली स्कैबीज के अंदर देखो आपको ऐसे जो लेजन है वो देखने को मिलेंगे स्कैबीज के अंदर। देखो ये फिंगर्स के अंदर बिटवीन फिंगर्स भी देखने को मिलेंगे और नाइट टाइम पे बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर इचिंग होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हर्पीज जोस्टर और शिगेल्स। ये भी स्किन का डिसऑर्डर है, ये भी एक इंफ्लामेटरी स्किन डिजीज है मार्क्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कस्टर्ड वेसिकल बाय हर्पीज वायरस 3rd। ठीक है, ये जो हर्पीज जोस्टर और शिगेल्स करके जो स्किन डिजीज होती है ये भी एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, इन्फ्लामेटरी स्किन डिजीज है जिसके अंदर क्या होते हैं छोटे छोटे स्मॉल वेसिकल क्लस्टर फॉर्म हो जाते हैं इसके अंदर। और ये किसकी वजह से होता है? हर्पीज वायरस 3rd की वजह से होता है, ये इंपॉर्टेंट है। वेरिसोला जोस्टर वायरस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, वेरिसोला जोस्टर जो होता है वो भी हर्पीज जोस्टर और शिगेल्स को कॉज करता है और मेनली जो होता है वो हर्पीस वायरस 3rd जो होता है वो सिर्फ हर्पीस जोस्टर को जो कॉज करता है। ठीक है, वेरिसोला जोस्टर जो है ये चिकनगुनिया जो होता है, चिकन पॉक्स होता है, उसका भी ये पॉजिटिव एजेंट है। किसका? वेरिसोला जोस्टर जो है वो चिकन पॉक्स का भी पॉजिटिव एजेंट है। ओके, इट इज एन एक्यूट इंफेक्शन ऑफ नर्व रूट गैंग्लियन ऑफ PNS बाय हर्पीज जोस्टर वायरस। ठीक है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वहां पे जो नर्व के जो रूट होते हैं वहां पे ये मेनली अफेक्ट करता है। इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन के टाइम पे ये गैंग्लियन के जो PNS सिस्टम के, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो नर्व रूट होते हैं वहां पे मेनली ये इफेक्ट होता है। ठीक है, और किसकी वजह से होता है? हर्पीज जोस्टर वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 7 to 21 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज
फ्रॉम ऑनसेट टू कंप्लीट रिकवरी, इसका जो टाइमिंग होता है वो कब तक होता है, 10 डेज टू 5 वीक तक इसका टाइमिंग होता है, इसके ड्यूरेशन का। और प्रॉपर डिजीज का ऑनसेट से लगाकर कंप्लीट रिकवरी का जो टाइम होता है वो 10 डेज से लगाकर 5 वीक तक होता है। ओके, नेक्स्ट इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है उसके अंदर यूनिलेटरल मतलब एक तरफ क्लस्टर फॉर्मेशन वेसिकल्स वगैरह देखने को मिलेंगे जो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होते हैं। वेसिकुलर इरप्शन अकर अलोंग द कोर्स ऑफ अ सेंसरी नर्व डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पीएनएस सिस्टम मैंने आपको बताया कि पीएनएस सिस्टम के जो नर्व रूट होते हैं वहां पे मेनली ये अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से सेंसरी नर्व के अंदर भी डिस्टर्ब होगा। किसकी वजह से, हर्पीस जोस्टर वायरस की वजह से। ओके, जिसके अंदर यूनिलैटरल इसके अंदर क्लस्टर फॉर्म होंगे, एक साइड क्लस्टर फॉर्म होंगे, पेनफुल होगा, वेसिकल जो भी बनेंगे वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होगा। इसको हम डर्बेटॉन भी बोल सकते हैं। ओके, जो सेंसरी नर्व को भी इंटरप्ट कर रहा है, एक साइड उसके यूनिलैटरल क्लस्टर फॉर्म हो रहे हैं, पेनफुल हो रहा है, उसको हम डर्मेटॉन भी बोलते हैं। ये जो होता है मेनली जो होता है ट्रंक, थॉरेक्स और फेस के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो होता है मेनली ट्रंक, थॉरेक्स और फेस के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसका मैनेजमेंट के अंदर आइसोलेट करना है पेशेंट को, और असेस इसका जो 7th क्रेनियल नर्व है, मतलब जो फेशियल नर्व है, उसके फंक्शन को हमें फ्रीक्वेंटली असेस करना है। ओके, फेशियल नर्व है, 7th क्रेनियल नर्व जो होती हैं उसको हमें स्पेशली उसको ऑब्जर्व करना है, फ्रीक्वेंटली उसको ऑब्जर्व करते रहे, क्योंकि ये नर्व रूट को अफेक्ट कर रहा है, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, इसीलिए हो सकता है पैरालिसिस वगैरह कॉज कर दे। इसके लिए हमें इसको प्रॉपरली फेशियल नर्व जो होती है उसको असेस करते रहना है, और पेशेंट को जो होता है वो आइसोलेट करना है। ओके, नेक्स्ट हम एक और डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज सेल्यूलाइटिस। सेल्यूलाइटिस नाम से ही समझ में आता है कि कोई सेल है जिसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, सेल का मतलब हो गया सेल की टिश्यू, उसकी लाइनिंग, उसकी लेयर्स जो हो गई, सारी चीजें इसके अंदर आ गई, तो उसके अंदर कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है जिसकी वजह से सेल्यूलाइटिस होता है। सुपोरेटिव पस कंटेनिंग, पस इसके अंदर होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू कॉल्ड सेल्यूलाइटिस। ओके, स्किन की जो मैंने आपको लेयर बताई थी उसके अंदर एपिडर्मिस, डर्मिस, देन सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मिस बताई थी। तो ये सेल्यूलाइटिस जो होता है वो सेकंड मोस्ट लेयर से लगाकर जो थर्ड यानी कि सबक्यूटेनियस, डर्मिस से पहली लेयर होती है एपिडर्मिस, तो उसके अंदर ये कॉज नहीं होता, ये मेनली कॉज होता है डर्मिस और हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर जो होती है उसको ये अफेक्ट करता है, उसके टिश्यू जो होते हैं उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन या पस कलेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से सेल्यूलाइटिस कॉज होता है। ठीक है, मेनली स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेल्यूलाइटिस का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से कि सेल्यूलाइटिस जो होता है वो किस वजह से कॉज होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन जो होता है मोस्ट कॉमन इसका कॉजेटिव एजेंट जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन है जो सेल्यूलाइटिस को कॉज करता है। ओके, इफ इट अनट्रीटेड, अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया, कोई भी स्किन डिजीज है जो कि जिसमें सेल टिश्यू डेथ हो रहे हैं या नर्व रूट जो होते हैं वो अगर इसके अंदर अफेक्ट हो रहे हैं, अगर हमने उसको ट्रीट नहीं किया तो सेल टिश्यू अगर किसी भी पार्ट पे डेथ हो जाते हैं तो उस जगह पे गैंग्रीन फॉर्म हो जाता है। तो इस डिजीज के अंदर भी अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया प्रॉपरली तो ये भी गैंग्रीन या कोई भी सेप्टिक डिजीज इसके अंदर कॉज हो सकती है, कोई इन्फेक्शन, अदर इन्फेक्शन इसके अंदर कॉज हो सकता है। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर इसके अंदर पेन फील होगा, टेंडरनेस, एकदम हार्डनेस फील होगी जहां पे भी सेल्यूलाइटिस होता है वहां पे। ऑन अफेक्टेड एरिया फीवर होगा पेशेंट को, क्योंकि इन्फेक्शन है तो फीवर आएगा। देन एरिथमेटस एंड एरिथमा फॉर्म होगा। देन स्किन जो होता है उसके एडिमेटस यानी कि उसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन यानी कि एडिमा फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट मैनेजमेंट के अंदर इसके अंदर एंटीबायोटिक, मेनली इसके अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो होती है वो इसके अंदर प्रिफर्ड की जाती है, किसके अंदर सेल्यूलाइटिस की इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन, दैट इज इसका मतलब हमें एंटीबायोटिक इसके अंदर यूज करनी है। पेनिसिलिन जो होता है वो इसके अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूनिवर्सल प्रिकॉशन शुड बी यूज्ड व्हेन ट्रीटिंग पेशेंट बिकॉज इट इज कंटेजियस इन्फेक्शन।
यूनिवर्सल प्रिकॉशन हमें इसके अंदर यूज करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी कंटेजियस या इन्फेक्शन वाली डिजीज है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें यूनिवर्सल प्रिकॉशन यानी कि जब भी उस पेशेंट के पास आप जाओ उस टाइम पे प्रॉपरली ग्लव्स, मास्क, गाउन, गोगल्स, ये सारी चीजें हमें वेयर करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो इन्फेक्शन जो कंटेजियस यानी कंटामिनेटेड इन्फेक्शन है वो नर्स को ना लगे। इसके लिए उसमें यूनिवर्सल प्रिकॉशन को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी। तो ये सब था सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस में देखो ऐसा फॉर्म हो जाता है, ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये साइनोसिस होगा और जिसकी वजह से ये ब्लैक कलर का हो जाएगा पूरा और गैंग्रीन फॉर्म हो सकता है। अगर ऐसा गैंग्रीन फॉर्म हो गया जिससे हमको एम्पुटेशन भी करना पड़ सकता है। एम्पुटेशन का मतलब होता है कोई भी अफेक्टेड पार्ट, अगर बॉडी का कोई भी पार्ट है जो अफेक्टेड हो गया है जिसकी वजह से कोई अदर इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए अफेक्टेड पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्पुटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्किन डिसऑर्डर थे जिनके बारे में हमने स्टडी किया। ओके, तो ये इंटेग्यूमेटरी सिस्टम हमारा मोस्टली कंप्लीट हो गया है। एक दो डिजीज और भी इसके अंदर और चीजें, बर्न और ये बैट सोर वगैरह जो हम आगे की क्लास में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।